अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं समीना शेख फ्रॉम मौलाना आज़ाद हाई स्कूल मोमिनपुरा भायखला मुंबई। आज का विषय है मराठी संयुक्त इयत्ता 10वीं। लेसन का नाम है मोर। लेखक है पा पी घरत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। लेसन का नाम है मोर। लेखक का नाम है पा पी गरद। 1931 तो 1931 ये इनके पैदाइश का साल बताया गया है। पहला पैराग्राफ है लेखक परिचय के बारे में। ज्येष्ठ लेखक त्यांची आपली वनश्री, आपले वैभव, आपल्या लोकमाता आणि पिके, महान शिष्य एकलव्य, नेहरू नक्षत्रालय, आई आली आहे, आदिवासींच्या माता, भूमातेचा कोप, भूकंप, हिरवे सोने, महाराष्ट्र देश महान, वन्य पशुविषयक समज गैरसमज इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित आहेत। तो बेटा यहाँ पे ये पहले पैराग्राफ में पा पी घरत ये जो मुसन्निफ़ है इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हुई है, तो ये सब किताबों के नाम बताए गए हैं। तो ये किताबें जो है प्रकाशित आहेत मतलब छपी हुई है, उन्होंने ये सारी किताबें लिखी हुई है। आगे का दूसरा पैराग्राफ बताया गया है बेटा। प्रस्तुत पाठात लेखकाने वन्य पशु पक्षी ही आपली राष्ट्रीय संपत्ती असून आपण त्याचे रक्षण करायला हवे असा संदेश दिला आहे। मतलब ये जो सबक है, इस सबक में लेखक ने मतलब मुसन्निफ ने जो भी जंगली जानवर है या परिंदे हैं ये अपनी क्या है, राष्ट्रीय संपत्ति है और उसी वजह से अपने को इसका रक्षण करना चाहिए, मतलब इनकी हिफाजत करनी चाहिए, ऐसा जो मैसेज है वो दिया गया है। तसेच मोर या पक्षास राष्ट्रीय पक्षी हा किताब कसा मिळाला यामागील इतिहास उलगडून दाखवला आहे। और उसी के साथ में ये भी बताया गया है कि मोर इस परिंदे को कौमी परिंदा, ये जो किताब है, ये जो एजाज़ है वो कैसे मिला, कसा मिळाला मतलब कैसे मिळाला। तो इसके पीछे की जो भी कहानी है, इसके पीछे की जो भी तारीख है तो वो यहाँ पे खोल के बताई हुई है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये जो बताया गया है दूसरा पैराग्राफ, ये लेसन में से क्या क्या बताया गया है उसके बारे में है। जब आप स्वमत का आंसर लिखते हो इससे रिलेटेड, ये लेसन से रिलेटेड कोई स्वमत का सवाल पूछा जाता है तो नॉर्मली उस सवाल के जवाब में ये अगर लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आंसर हो सकता है। अभी देखो पहला ही पैराग्राफ है। आपल्या देशात हजारो पक्षी असताना पक्ष्यांचा राजा म्हणून निवड होण्याचा मान मोरालाच का मिळाला अशी शंका अनेकांच्या मनात आली असेल। अभी देखो पहली लाइन बताई गई है कि हमारे मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान में हजारों परिंदे हैं, मतलब हजारों परिंदे होने के बावजूद, हजारों पक्षी असताना पक्ष्यांचा राजा मतलब परिंदों का राजा म्हणून निवड होण्याचा मान, मतलब इसकी जो निवड है, निवड मतलब चुनना, परिंदों का राजा करके मोर को ही क्यों चुना गया, का मिळाला, उसको ही क्यों इतनी इज्जत अफजाई मिली। तो अशी शंका अनेकांच्या मनात आली। तो ऐसा जो शक है, ऐसे जो शंका है, आशंका है, वो अनेक लोगों के मतलब बहुत सारे लोगों के मन में आ गई या आली असेल मतलब आई होंगी। राष्ट्रीय पक्षी म्हणून भारत सरकारने मोर या पक्षाला मान्यता दिली याच्या मागे थोडासा इतिहास आहे। मतलब कौमी परिंदा करके भारत सरकार ने मतलब अपने भारत की हुकूमत ने मोर इस परिंदे को मान्यता दी, मतलब मोर इस परिंदे को चुना गया। तो इसके पीछे याच्या मागे क्या है, थोड़ा सा मतलब थोड़ी हिस्ट्री बताई गई है, इसकी तारीख कुछ बताई गई है और उसी वजह से यहाँ पे मोर को अपने भारत का या हिंदुस्तान का कौमी परिंदा करके पहचान मिली है। दूसरा पैराग्राफ देखो।
काही वर्षापूर्वी जपान देशातील टोकियो या शहरात पक्षी संरक्षण विषयक विचार करण्यासाठी जगातील सर्व देशांचे प्रतिनिधी जमले होते. काही वर्षापूर्वी मतलब कुछ सालों पहले, जापानी मुल्क का नाम है बेटा, और टोक्यो ये जापान की राजधानी है. ओके, तो जापान देश के टोक्यो शहर में मतलब परिंदों के विषय में या परिंदों के संरक्षण कैसा करना चाहिए, उनकी हिफाजत कैसे करनी चाहिए, तो इसका विचार विनिमय करने के लिए दुनिया में से अलग अलग मुल्क के जो प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि मतलब यहाँ पे बेटा नुमाइंदा बोल सकते हैं उसको, तो वो जमा हो गए थे, टोक्यो शहर में जमा हो गए थे. किसके लिए, तो परिंदों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, तो इस पर डिस्कशन करने के लिए एक जैसे कमेटी थी या कुछ लोग बुलाए गए थे, तो ऐसे अलग अलग मुल्क के लोग यहाँ पे जमा हो गए थे. तो या प्रतिनिधींच्या सभेत प्रत्येक देशाने आपापल्या देशातील एक विशिष्ट पक्षी पसंत करून त्याला राष्ट्रीय पक्षी असा मान द्यावा असे सर्वानुमते ठरवण्यात आले. और ये जो प्रतिनिधि है, इनकी जो सभा थी, इनकी जो भी मीटिंग थी, तो ये मीटिंग में क्या तय किया गया कि हर एक मुल्क में से एक कोई ऐसा विशिष्ट पक्षी पसंद होना चाहिए कि जिस परिंदे को राष्ट्रीय पक्षी ऐसा मान मिलना चाहिए, ऐसे इज्जत मिलनी चाहिए. तो ये कब तय किया गया कि जब ये अलग अलग मुल्क के जो नुमाइंदे हैं वो टोक्यो शहर में एक साथ में विचार करने के लिए मतलब विचार विनिमय करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए जमा हो गए थे. तब उन्होंने तय किया कि हम लोग क्या करेंगे, हर एक मुल्क में से ऐसा कोई ख़ास परिंदा होगा, उस परिंदे को हम लोग क्या करेंगे, पक्ष्यांचा राजा या राष्ट्रीय पक्षी करके उसको मान दे देंगे या उसकी इज्जत अफजाई करेंगे. तो ऐसे सर्वानुमते ठरवण्यात आले, मतलब सबके मत से या सर्वांच्या मताने जिसको बोला जाता है, तो सर्वानुमते ठरवण्यात आले, मतलब सबके राय के हिसाब से तय किया गया, जितने भी प्रतिनिधि थे उनके हिसाब से. नेक्स्ट, या सूचनेचा उद्देश असा होता कि अभी ये जो सूचना दी गई थी, इंस्ट्रक्शन दी गई थी, उसके पीछे का मकसद ये था कि उद्देश्य मतलब क्या, मकसद या जिसको हेतु मराठी में बोला जाता है. तो इस सूचना का हेतु यह था कि या उद्देश्य यह था कि या मकसद था कि ही वन्य पशु पक्षी ही आपली राष्ट्रीय संपत्ती आहेत. मतलब ये जो जंगली जानवर है या परिंदे हैं, ये अपनी क्या है, राष्ट्रीय संपत्ती है. तो हमें क्या करना चाहिए, इनका रक्षण करना चाहिए. तिच्या रक्षणाकडे आम जनतेचे लक्ष वेधावे. तो उसका संरक्षण करने के लिए या उसकी हिफाजत करने के लिए आम इंसान जो है, तो उनको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उनका ध्यान खींचने के लिए मतलब ये मेन उनका मकसद था. या सूचनेप्रमाणे सरकारने वन्य पशूंचे रक्षण करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने या प्रश्नांचा सांगोपांग विचार केला. और इसी हिसाब से जो भी हुकूमत है, हुकूमत ने एक कमिटी, समिति बेटा यहाँ पे वर्ड बताया गया है, तो एक कमिटी नियोजित की थी, एक कमिटी चुन ली थी. तो उस कमिटी ने क्या किया, तो इस सवाल पे मतलब किस तरह से अपने को परिंदों की हिफाजत करनी चाहिए, तो इस पे पूरी तरह से सांगोपांग विचार केला. मतलब सब तरफ से सोचा, सर्व बाजूने विचार केला और फिर प्रत्येक राज्याचे अभिप्राय मागवले. और फिर उसके बाद में हर एक रियासत की अपने अपने जो भी अभिप्राय है या अपनी जो भी राय है, वह राय मंगवाई गई. वृत्तपत्रातून अभिप्राय मागवण्यात आले. देखो इसमें बताया गया है कि रियासत में से भी अभिप्राय मंगवाए गए, मतलब राय मंगवाई गई. फिर आगे बताया गया है कि वृत्तपत्र मतलब जिसको हम लोग वर्तमान पत्र बोलते हैं, तो वर्तमान पत्र मतलब अखबार के ज़रिए भी राय मंगवाई गई.
आणि अशा रीतीने अनेक पक्ष्यांची नावे राजेपदासाठी सरकारकडे पाठवण्यात आली। और इस तरह से अनेक परिंदों के नाम, ओके, अनेक परिंदों के नाम जो है राजे पदासाठी, मतलब परिंदों का राजा चुनना था, तो इस राजे पद के लिए सरकारकडे पाठवण्यात आली। मतलब बहुत सारे परिंदों के नाम जो है हुकूमत की तरफ भेजे गए। अभी उन परिंदों के नामों में किसका किसका नाम था? त्यात गरुड, हंस, महासारंग आदि पक्ष्यांची ही नावे होती। मतलब एक मिसाल के तौर पे बताया गया है कि किसका किसका नाम था। सिर्फ ये 3 का नाम था नहीं था, बल्कि और भी परिंदों के नाम थे, लेकिन सरसरी तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि गरुड़ का नाम था, हंस था, महासारंग था। तो ऐसे से परिंदों के नाम जो थे वो गवर्नमेंट की तरफ, मतलब हुकूमत की तरफ भेजे गए। प्रत्येक पक्षाच्या नावातून एक नाव निवडण्यासाठी अनेक कसोट्या लावण्यात आल्या। मतलब हर एक परिंदों के नाम में से मतलब किसी का नाम चुनना था, तो उसके लिए उसके कुछ मतलब कसौटी रखी गई, मतलब इम्तिहान रखे गए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को मालूम है कि हमारे स्कूल में आइडियल स्टूडेंट अवार्ड हम लोग देते हैं। तो आइडियल स्टूडेंट अवार्ड किस बच्चे को दिया जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल जो ज़हनी तौर पे होशियार है, जो टीचरों की बात मानता है, जो टीचरों की इज्जत करता है, समय पे अपना काम पूरा रहता है, पंक्चुअलिटी है, उसमें डिसिप्लिन है, तो ये सारी बातें बेटा गौर की जाती है, तब कहीं जाके आइडियल स्टूडेंट अवार्ड मिलता है। तो वैसे यहाँ पे किसी को एक ख़ास अवार्ड देना है, कुछ ख़ास इनाम देना है, तो जाहिर सी बात है उसको कुछ मतलब ऐसे इम्तिहान होगा या कुछ कसोटी होंगी, तो उसमें से गुजरना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पे काही कसोट्या लावण्यात आल्या। त्या सर्व कसोट्यात मोर उत्तीर्ण झाला, और ये सब इम्तिहान में मोर जो है वो उत्तीर्ण झाला मतलब पास हो गया, आणि राष्ट्रीय पक्षी म्हणून त्याची निवड करण्यात आली। और कौमी परिंदा करके मोर को चुना गया। त्याची निवड मतलब किसकी निवड? तो मोर को चुना गया। अभी आगे बताया गया कि ये जो कसौटी है, मतलब कौन कौन से इम्तिहान लिए गए उसके, किसके बारे में क्या क्या मतलब उसमें खूबी है, कैसे उसको तय किया गया कि मोर को ही ये जो एजाज़ है वो मिला, तो क्यों मिला उसके बारे में बताया गया है। या कसोट्या लावताना ऐतिहासिक प्रणाली, देखो ऐतिहासिक मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि तारीखी, और प्रणाली मतलब परंपरा, मतलब मोर की कुछ तारीखी परंपरा होंगी, उसकी अपनी कुछ खासियत होंगी। काव्याची पार्श्वभूमि मतलब उसके पुराने ज़माने में या भूतकाल के कुछ उसके बारे में राय होंगी। लोकांची आवड, लोगों में वो कितना पसंदीदा परिंदा है इसके बारे में देखा गया होगा। इत्यादि मतलब इत्यादि बातों के बारे में गौर किया गया। उसी के साथ बाह्य कारणाबरोबरच, मतलब ये बाह्य कारण है, इसके साथ में उसका रंग देखा गया। रंग मतलब क्या? उसका कलर देखा गया। शरीर सौष्ठव मतलब क्या? जिसको जिस्मानी बनावट बोला जाता है, जिसको अंग काठी बोला जाता है। शरीर सौष्ठव, जिस्मानी बनावट। कलात्मकता मतलब खूबसूरती, सौंदर्य जिसको बोला जाता है। कंठ स्वर, कंठ मतलब गला, स्वर मतलब गले की आवाज़, मतलब कितना वो मीठा गाता है, कितना वो अच्छा गाता है ना, तो ये भी देखा गया। आदि पक्षी वैशिष्ट्यांचाही विचार करण्यात आला। इस तरह से जो भी परिंदों की कुछ खासियत है, तो उन खासियतों के बारे में सोचा गया, आणि त्यात राष्ट्रीय पक्षी हा मानाचा किताब देण्यास मोर हा पक्षी योग्य आहे असे ठरवण्यात आले। और फिर आखिर में ये तय किया गया कि कौमी परिंदा, ये जो मानाचा किताब है, मतलब एकदम इज्जत अफजाई वाला जो एजाज़ है या पुरस्कार है, तो मोर को देना ही सही है, मोर हाच पक्षी त्यासाठी योग्य आहे असे ठरवण्यात आले, और ऐसा तय किया गया। आगे देखो,
भारतातील एक हिमालय प्रदेश सोडला तर भारतात सर्व प्रदेशात मोर पाहायला मिळतो. मतलब भारत का सिर्फ एक हिमालय प्रदेश का हिस्सा छोड़ेंगे तो भारत के बाकी सब जगह पे या सब इलाके में मोर देखने के लिए मिलता है. भारत हा प्रामुख्याने उष्णकटिबंधाचा प्रदेश असल्याने मोर भारतात सर्वत्र पाहायला मिळतो. मतलब अपना जो हिंदुस्तान है वो कहाँ पे आता है, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश, मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, मतलब गर्मी के इलाके में है. तो गर्मी का इलाका मतलब जैसे अपने को ग्लोब मालूम है, तो ग्लोब में से बीच वाला हिस्सा जो रहता है ना बेटा 0 सेल्सियस, जिसको विषुवृत्त बोला जाता है. एक मिनट मैं आपको उसकी तस्वीर एक बता देती हूँ. देखो यहाँ पे एक तस्वीर है, यहाँ पे 0 सेल्सियस जो है ना विषुववृत्त, इसको खते इस्तवा बोला जाता है. तो ये उष्णकटिबंधीय, मतलब यहाँ से 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण. ओके, ये दक्षिण मतलब जुनूब का हिस्सा है, ये शुमाल का हिस्सा है. तो यहाँ से कर्कवृत्त है, ये मकरवृत्त है. तो इस हिसाब से ये जो पूरा बीच का हिस्सा है ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश करके पहचाना जाता है. यहाँ पे देखो ये भारत का नक्शा भी आपको दिखाई देता है. तो ये भारत जो है, भारत का आधा हिस्सा जो है ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, मतलब विषुववृत्त के इलाके में आता है, कि जहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है. गर्मी कैसे ज़्यादा रहती है कि सूरज की जो किरणें यहाँ पे सीधी गिरती है, और सीधी किरणों की वजह से जो गर्मी है ना ज़्यादा होती है. तो इसके लिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय प्रदेश, इस इलाके को पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय प्रदेश करके बोला जाता है. तो आई थिंक मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा. देखो, भारत हा प्रामुख्याने उष्णकटिबंधाचा प्रदेश असल्याने मोर भारतात सर्वत्र पाहायला मिळतो. मतलब ये इलाका रहने की वजह से, गर्मी का इलाका रहने की वजह से भारत सब जगह पे पाए जाते हैं. आशिया खंडाच्या इतरही देशात मोराचे थोड्याफार प्रमाणात वास्तव्य आहे. मतलब आशिया खंड है, खंड मतलब बर्रे आज़म जिसको बताया जाता है बेटा. तो इस आशिया खंड के या आशिया बर्रे आज़म में और भी सारे देश है. मतलब जैसे भारत तो है ही, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, फिर चीन है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है. तो ये आशिया खंड के और भी मुल्क है. तो ये मुल्क में भी थोड़े बहुत पैमाने पे, थोड़ा प्रमाण मतलब थोड़े बहुत पैमाने पे मोर यहाँ पे दिखाई देता है. मतलब मोर यहाँ पे रहता है थोड़े बहुत पैमाने पे. इन मुल्कों में भी, आशिया खंड के दूसरे मुल्क में भी ये मोर का वास्तव्य जो है या मोर का इलाका पाया जाता है. ब्रह्मदेशात मोराला राष्ट्रीय पक्षी म्हणून मान दिला आहे. अभी ब्रह्मदेश मतलब जिसको आज के ज़माने में म्यांमार बोला जाता है बेटा. तो म्यांमार में मोर को राष्ट्रीय पक्षी मतलब कौमी परिंदा ये ओहदा दिया गया है, म्हणून मान दिला आहे. परंतु 1947 सालापूर्वी ब्रह्मदेश हा भारताचाच भाग समजला जात होता. तो 1947 के पहले ये जो ब्रह्मदेश है, मतलब जिसको म्यांमार बोला जाता है, तो ये म्यांमार है, ब्रह्मदेश है, ये भारत का ही हिस्सा समझा जाता था. आज़ादी के पहले ये अपने भारत का ही हिस्सा समझा जाता था. तो ब्रह्मदेश में मोर जो है एक कौमी परिंदा करके उसको पहचान है. तेथील चालीरीती थोड्याफार फरकाने भारताप्रमाणेच आहेत. और वहाँ के जो रीति रिवाज है, चालीरीती मतलब रीति रिवाज जो है वो थोड़े बहुत फ़र्क से अपने भारत के जैसे ही है. मतलब थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होगा. तो भारत के जैसे चाली रीति वहाँ पे भी ब्रह्मदेश में पाए जाते हैं. अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखो. मोर हा कोंबडीच्या जमातीतील पोट जातीचा पक्षी आहे. मतलब मोर ये जो है कोंबडी मतलब मुर्गी की बिरादरी में से आता है. और मुर्गी की बिरादरी में भी उसकी भी पोट जात है, मतलब उपजात जिसको बोला जाता है. तो उसमें से ये एक परिंदा कहलाता है. या जातीतील पक्षी लांब असतात. मतलब इस जमात में के जो परिंदे रहते हैं या इस बिरादरी के जो परिंदे रहते हैं वो लंबे रहते हैं आणि त्यांना नखे असतात. मतलब उनके नाखून रहते हैं. यहाँ पे बताया गया है देखो, नखे मतलब नाखून असतात त्यांचे. मोर मुख्यतः लांब लांब ढांगा टाकत चालत अंतर कापतात. मतलब ये जो मोर है ये नॉर्मली क्या करते हैं,
लंबे लंबे कदम डालते हैं, लंबे लंबे कदम से वो चलते हैं। ढांगा टाकत, ढांगा मतलब कदम यहाँ पे होता है। तो अंतर कापतात मतलब जो भी दूरी है वो दूरी तय करने के लिए या चलते वक्त वो अपने कदम जो है, कदम में जो उनका फासला रहता है तो ज़्यादा रहता है। आणि जमिनीवर अंडी घालतात, और दूसरी एक उसकी खास बात बताई गई है कि ये ज़मीन पे अपने अंडे डालते हैं। अभी नेक्स्ट, तितर आणि बटेर त्यांच्या दूरच्या नात्यातले आहेत। अभी तितर और बटेर ये क्या बताया गया है, उनके दूर के रिश्ते में है, रिश्तेदार है तितर और बटेर। अभी मेरे पास तितर और बटेर की तस्वीर भी है, 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ। ये व्हाइट पीकॉक है, देखो ये तितर की तस्वीर है, ये बटेर की तस्वीर है, तितर और बटेर। तो ये क्या है, किसकी बिरादरी में से आता है ये, तो इन शॉर्ट इसके बारे में बताया गया है कि तितर और बटेर जो है वो इसी मोर के दूर के रिश्तेदार है। नेक्स्ट देखो, तर कोंबडा त्यांचा जवळचा भाईबंद आहे, और उसी के साथ बताया गया है कि जो मुर्गा है वो भी उनका रिश्तेदार बताया गया है। भाईबंद, भाईबंद मतलब भी रिश्तेदार होता है। ब्रह्मदेश आणि आग्नेय आशियात ही मोर आढळतात, मतलब ब्रह्मदेश में तो हमने ऊपर का पैराग्राफ में देखे है कि ब्रह्मदेश में मोर जो है उनका कौमी परिंदा है, इसके लिए उन्होंने पहचान रखी है मोर की। तो वैसे ब्रह्मदेश के साथ में ही आणि आग्नेय आशियात ही मोर आढळतात। अभी आग्नेय यहाँ पे और एक वर्ड आया है, तो ये आग्नेय दिशा है बेटा, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा रहती है, तो ये आग्नेय जो है वो उपदिशा है। आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य और ईशान्य, तो ये 4 उपदिशा है। इसके बारे में भी एक तस्वीर मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे, देखो ये जो है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, मतलब ये शुमाल का साइड है, ये जुनूब का हिस्सा है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये मशरिफ़ है, ये मगरिब है। अभी इसके बीच के जो है वो उपदिशा है उसके, जैसे यहाँ पे बताया गया है आग्नेय, यहाँ पे बताया गया है ईशान्य, यहाँ पे बताया गया है वायव्य, और इधर बताया गया है नैऋत्य। तो वैसे आग्नेय दिशा मतलब यहाँ का बीच का जो हिस्सा है, मतलब पूर्व और दक्षिण के बीच में, पूरब और दक्षिण के बीच में, मतलब मशरिफ़ और जुनूब के बीच का जो हिस्सा है वो आग्नेय ये दिशा दर्शाता है। तो वैसे आग्नेय आशियामध्ये ऐसे बताया गया, आग्नेय आशिया, आशिया मतलब बर्रे आजम ही मोर आढळतात, मतलब इस इलाके में भी मोर पाए जाते हैं। पण त्यांच्या रंगात निळ्याऐवजी हिरव्या छटा जास्त असतात, लेकिन उनके रंगों में नीले के बदले में निळ्याऐवजी ज़्यादातर के कलर कौन सा उनका रहता है, हिरव्या छटा। हिरव्या छटा मतलब हरा रंग उनमें ज़्यादा रहता है। यहाँ पे जो मोर पाए जाते हैं आग्नेय आशिया में, तो ज़्यादातर के मतलब हरा रंग के ज़्यादातर के मोर पाए जाते हैं। आणि शेपटी थोड़ी खाकी रंगाची असते, और उनकी जो पूँछ रहती है, शेपटी, शेपटी मतलब पूँछ, तो वो कैसे रंग की रहती है, खाकी रंग की। खाकी रंग की मतलब बेटा जैसे पुलिस का यूनिफॉर्म रहता है या ड्राइवर का यूनिफॉर्म रहता है, तो उनका खाकी रंग का यूनिफॉर्म रहता है, तो खाकी रंग मतलब वो यूनिफॉर्म का जैसे रंग रहता है। शेपटी थोड़ी खाकी रंगाची असते, मतलब उनकी जो पूँछ रहती है वो खाकी रंग के जैसे रहती है। नेक्स्ट देखो, अभी कांगो आणि आफ्रिकेमध्ये आढळणाऱ्या मोराची मान निळ्या जांभळ्या रंगाची असते, और इलाका एक बताया गया है कांगो और अफ्रीका। अफ्रीका ये भी दक्षिण अफ्रीका आपको मालूम है कि एक बर्रे आज़म है, अफ्रीका खंड जिसको बोला जाता है। और शायद ये कांगो नदी के खोरे, कांगो ये नदी का नाम है, कांगो नदी के खोरे आपने हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो ये कांगो और अफ्रीका में भी मोर पाए जाते हैं। तो वहाँ की जो मोर है वो आढळणाऱ्या मोराची मान, मतलब वहाँ के जो मोर पाए जाते हैं उनकी जो गर्दन रहती है वो कैसे रहती है, निळ्या जांभळ्या रंगाची असते, मतलब नीले रंग में रहती है या जामुनी रंग में रहती है। जांभळा मतलब जामुनी रंग। तो यहाँ पे कांगो या अफ्रीका में जो पाए जाने वाले मोर है, मोर की गर्दन जो रहती है वो नीले या जामुनी रंग की रहती है।
हिमालयाच्या पूर्व भागात राखाडी रंगाचे मोर आढळतात. नेक्स्ट बताया गया है कि हिमालय के पूर्व हिस्से में, पूर्व हिस्सा मतलब आपको बताया गया है कि मशरक़ का जो हिस्सा है तो वहाँ पे राखाड़ी रंग, राखाड़ी मतलब जैसे बेटा लकड़ी जलाने के बाद में नीचे जो राख रहती है ना, तो राख का जो कलर रहता है ग्रे कलर जिसको बोला जाता है, तो ये ग्रे कलर में जो है हिमालय के पूर्व हिस्से में मोर पाए जाते हैं. नेक्स्ट देखो, त्यांच्या पंखावर, आगे बताया गया त्यांच्या पंखावर हिरव्या रंगाचे डोळे असतात. मतलब उनके परों पे हरे रंग के डोळे, डोळे मतलब आँखें रहती है. नॉर्मली आपने मोर का पर देखा होगा, तो मोर के पर के ऊपर बेटा देखो आँख के जैसी डिज़ाइन रहती है. तो वैसे यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे पूर्व भाग, हिमालय के पूर्व भाग में जो मोर पाए जाते हैं वो ग्रे कलर के रहते हैं और उनके परों पे हरे रंग के से आँखें रहती है. आणि प्राणी संग्रहालयात पांढऱ्या रंगाचे मोर पाहायला मिळतात. देखो आगे बताया गया पांढऱ्या रंगाचे मोर पाहायला मिलतात. प्राणी संग्रहालय मतलब क्या, जिसको हम लोग चिड़ियाघर बोलते हैं बेटा. चिड़ियाघर जहाँ पे अलग अलग तरह के जंगली जानवर भी दिखाई देते हैं, परिंदे भी रहते हैं, या जो भी है आपने शायद ये अपना रानी बाग देखा होगा, तो वैसे वो हिसाब से बेटा बताया गया है कि चिड़ियाघर में जो है मोर पाए जाते हैं. तो वो मोर का रंग कैसा रहता है, पांढऱ्या रंगाचे मोर पाहायला मिळतात. पण हे मोर खरे निसर्गदत्त, देखो आगे बताए, पण हे मोर खरे निसर्गदत्त नसून जपानी शास्त्रज्ञाने तयार केलेली संकरित जात आहे. मतलब यहाँ पे जो पाए जाने वाले मोर है कहाँ पे, संग्रहालय, प्राणी संग्रहालय में, जिसको हम लोग चिड़ियाघर बोलते हैं. तो चिड़ियाघर में पाए जाने वाले जो सफ़ेद रंग के मोर रहते हैं तो वो ओरिजिनल नहीं रहते, खरे निसर्गदत्त नतात. मतलब ओरिजिनली वो नैसर्गिक नहीं रहते, मतलब कुदरती तौर पे नहीं रहते. तो उसको बनाया जाता है, उसकी वैसे बनावट की जाती है, उसको वैसा रंग बनाया जाता है बेटा. तो ये किसने किया है, तो जापानी शास्त्रज्ञाने, मतलब जापान के जो साइंसदान है तो उन्होंने क्या किया है, तो इसमें कुछ मिलाया है, मिलावट तैयार की. जैसे उसके एग्स बनते वक्त उसमें इंजेक्शन दिया गया बेटा, उसमें कुछ प्रोसेसिंग किया गया, तो उसको संकरित बोला जाता है. तो उसको तैयार किया गया वैसे रंग में. ओरिजिनली सफ़ेद रंग के मतलब जो मोर है नहीं पाए जाते, तो उसको उस तरह से बनाया जाता है, उसको मिक्स किया करके उसको बनाया जाता है, उसको संकरित जात ऐसे बोला जाता है. तो ये काम किसने किया है, जापानी शास्त्रज्ञ ने, मतलब जापान के सायन्सदानों ने. अलीकडे तर अर्धा रंग निळा आणि पांढरा, देखो आणि पांढरा अशा रंगाच्या मोराच्या जाती तयार केल्या आहेत. मतलब अलीकडे मतलब आजकल के ज़माने में तो मोर का आधा रंग नीला रहता है और आधा रंग सफ़ेद रहता है. तो इस तरह से भी मोर की जात तैयार की जाती है, इस तरह से भी मोर को तैयार किया जाता है आजकल के ज़माने में. अभी नेक्स्ट देखो, ज्या ठिकाणी मोराची वहिवाट नसेल अशा अडगळीच्या ठिकाणी सुरक्षित जागी एक खड्डा खणून त्यात लांडो त्यात अंडी घालते. नेक्स्ट क्या बताया गया, देखो बेटा, ज्या ठिकाणी माणसांची वहिवाट नसेल, तो बेटा वहिवाट मतलब जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं रहता. वहिवाट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते रहते, जैसे सुनसान इलाका रहता है ना, जहाँ पे लोगों की वर्दळ नसणे, इसका मराठी में मीनिंग होता है बेटा सुनसान इलाका रहता है. तो ऐसे जगह पे अशा अडगळीच्या सुरक्षित जागी, मतलब भले ही वो जगह कैसे है, थोड़ी से वहाँ पे ज़रा अड़चन है या जैसे झाड़ियाँ बहुत सारी है, तो ऐसी जगह पे लेकिन फिर भी वो मोर के लिए सुरक्षित, मतलब उसकी हिफाजत के लिए वो सही जगह मोर को लगती है. सुरक्षित जागी एक खड्डा खनून लांडो त्यात अंडी घालते, मतलब ऐसे इलाके में
फिर ये लांडोर, लांडोर मतलब मोरनी होता है बेटा, लांडोर का मतलब मोरनी होता है। तो ये मोरनी क्या करती है, वहाँ पे ऐसे एक खड्डा बनाती है और उस खड्डे पे अंडी घालते, अंडी घालते मतलब अंडे डालती है। मोराच्या घरट्यात साधारणपणे 4 ते 10 अंडी सापडतात। मतलब अगर मोर का घरटा, घरटा मतलब एक्चुअली घोंसला होता है बेटा, लेकिन यहाँ पे घोंसला भी नहीं बोल सकते, खड्डा बोल सकते हो, जैसे उसका घर बोल सकते हो, जो बिल उसने बनाया है। तो उस बिल में, उस खड्डे में क्या होता है कि वो जो मोरनी रहती है तो एक टाइम में 4 से 10 अंडी देती है। तो वह देखेंगे तो वहाँ पे 4 से 10 अंडे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ही अंडी आकाराने कोंबडीच्या अंड्याच्या दुप्पट मोठे असतात। मतलब ये जो अंडे रहते हैं ना, कैसे रहते हैं, उनका आकार कैसे रहता है, कितना बड़ा रहता है। तो अपने को मुर्गी का अंडा मालूम है, तो मुर्गी के अंडे के दुगना, मतलब मुर्गी का अंडा जितना है उससे डबल बड़ा जो रहता है ये मोर के अंडे रहते हैं या मोर का अंडा रहता है। साधारणपणे 1 महिन्यात लांडोर आपली अंडी उबवते। नेक्स्ट क्या बताया गया देखो, साधारणपणे मतलब नॉर्मली 1 महीने में ये जो मोरनी है अपने अंडे को क्या करते, उबवते, उबवते मतलब बेटा उसको तैयार करते, सेकती है। मतलब सेकने के लिए वो क्या करती है, जैसे अंडे देती है तो पूरा 1 महीना वो क्या करती है, उस अंडों के ऊपर बैठ के रहती है। अपने बदन के गर्मी के वजह से वो अंडे क्या होते हैं, वो बाहर निकलते हैं या उसके बच्चे बन जाते हैं। तो इस तरह से ये जो मोरनी है अपने अंडे को सेकने का काम पूरा 1 महीना कर देती है। नेक्स्ट, अंड्यातून पिल्लू बाहेर आले की लांडोर त्यांना 2 दिवस आपल्या अंगाखाली ठेवते। देखो, अंड्यातून पिल्लू बाहेर आले की लांडोर त्यांना 2 दिवस आपल्या अंगाखाली ठेवते। मतलब ये जो भी 4-10 अंडे उसने डाले हुए हैं तो वो मतलब उसको सेकती है। सेकने के बाद में जब इन अंडों में से पिल्लू, पिल्लू मतलब बच्चे बाहर निकलते हैं, तो ये मोरनी क्या करती है, 2 दिन तक के उनकी हिफाजत के लिए उनको अपने बदन के नीचे रखते हैं, अंगा खाली ठेवती है, मतलब अपने बदन के नीचे रख देती है, अपने बदन की गर्मी से उनको गरबाने की कोशिश करती है। फिर 5-6 पिले निघाली की बाकीची अंडी तशीच टाकून लांडोर आपल्या पिलांना घेऊन गवताळ आणि झुडपाच्या जागी लपून बसते। नेक्स्ट बताया गया देखो, 5-6 पिले निकाली, मतलब जो 4-10 अंडे उसने डाले हैं उसमें से भले ही 4-10 में से 5-6 बच्चे भी उस अंडों में से बाहर निकलते हैं, तो वो क्या करती है, बाकी के जो अंडे वो वैसे ही फेंक देती है, वैसे ही रख देती है, और वहाँ से जो बच्चे बाहर निकले हुए हैं अंडों में से उन बच्चों को लेके ये जो मोरनी है कहीं पे और जगह पे जाती है। कहाँ पे जाती है, गवताळ आणि झुडपाच्या जागी। गवताळ मतलब जैसे कुरन उसको बोला जाता है बेटा, मतलब जैसे घास जहाँ पे ज़्यादा रहती है कि आसानी से वो छुप सके, अपने बच्चों को छुपा सके। झुडुप, झुडुप मतलब जैसे झाड़ियाँ बहुत सारी है तो आसानी से वो अपने बच्चों को दुश्मनों से छुपा सके। तो इसके लिए वो क्या करती है, अपने 4-5 जो भी 5-6 बच्चे हैं तो उन बच्चों को लेके ऐसे इलाके में जाती है और वो छुप जाती है। लपून बसते मतलब छुप जाती है। तिथे जवळजवळ 15 दिवस किंवा पिलांना उडता येईपर्यंत ती रहते। और यहाँ पे जवळ मतलब करीबन वो कितने दिन रहती है, 15 दिन रहती है। कहाँ पे, गवताळ प्रदेश में या झुडुप में। गवताळ मतलब घास में या झुडुप मतलब झाड़ियों में। वो कम से कम 15 दिन रहती है। किसके लिए, जब तक के उन बच्चों को उड़ने नहीं आता है तब तक के वो वहीं पे बच्चों की हिफाजत के लिए रहती है। शत्रूपासून पिलांना त्रास होऊ नये म्हणून ती फार सावध असते। और किसी दुश्मन से अपने बच्चे को तकलीफ ना हो इसके लिए वो बहुत सावध रहती है। क्या बताया गया बेटा, देखो बहुत सावध रहती है मतलब बहुत चौकन्ना रहती है, अपने बच्चों की हिफाजत करती है। दिन रात वो अपने बच्चों की हिफाजत करती है कि किसी दुश्मन का वजह से बच्चों का नुकसान ना हो, कोई उसको खा न ले। तो इसके लिए वो क्या करती है, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए बहुत सावधानी बरतती है।
तरी शत्रू लांडोरीला फसवून त्यातली 3-4 पिले तरी खातातच। लेकिन फिर भी ऐसा होने के बावजूद जो दुश्मन है, मतलब दूसरा कोई जानवर रहेगा, जंगली जानवर रहेगा, कुत्ता रहेगा, तो ऐसे जो है ये क्या करते हैं, वो लांडोरी को फंसा के क्या करते हैं, उसमें से भी 3-4 जो बच्चे रहते हैं वो खा ही लेते हैं। मोर यावेळी लांडोरीजवळ राहत नसल्याने लांडोरीला पिलाचे संरक्षण करावे लागते। और इस समय मोर जो है लांडोर के पास, लांडोर मतलब मोरनी के पास नहीं रहता है, तो पूरी तरह से बच्चों की जिम्मेदारी जो है वो मोरनी के ऊपर आ जाती है। तो मोरनी क्या करती है, उनका संरक्षण करती है, मतलब उनकी हिफाजत करती है। मोराचा केकारव वर्षा ऋतूचे आगमन सुचवणारा आहे। केकारव, बेटा यहाँ पे एक वर्ड बताया गया है केकारव। केकारव मतलब जैसे मोर चिल्लाता है, तो मोर की चिल्लाने को जैसे टाहो फोड़ना, केकारव मतलब क्या, टाहो फोड़ना। तो मोर चिल्लाता है, तो जब मोर चिल्लाता है अपनी आवाज़ में, तो उसका मतलब ये होता है कि बारिश का आगमन होने वाला है। बारिश ऋतु मतलब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। तो जब मोर चिल्लाता है तो सबसे पहले वो लोगों को आगाह कर देता है कि जल्द ही बारिश शुरू होने वाली है। ग्रीष्म ऋतू समता समता उष्णता असह्य होते। ग्रीष्म ऋतु मतलब यहाँ पे गर्मी का मौसम बताया जाता है। तो जब गर्मी का मौसम ख़त्म होता है तो ख़त्म होते होते लोग गर्मी से एकदम बेहाल होते, असह्य होते, मतलब गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाती है। तो ऐसे टाइम में हर कोई जो है बारिश का इंतज़ार किया करता है। तो त्यावेळी येणारा वर्षासूचक केकारव शेतकऱ्यामध्ये नवीन आशेचा संचार करतो। और उस टाइम में अगर ये मोर अपनी आवाज़ में चिल्लाता है तो उस वक्त जो किसान लोग रहते हैं उनमें एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि चलो अभी जल्दी ही बारिश शुरू होएंगी। तो ये लोग किसान लोग जो है वो खुश हो जाते हैं कि जब मोर अपनी आवाज़ में चिल्लाता है, तो उसका चिल्लाना मतलब क्या दर्शाता है कि जल्दी ही बारिश शुरू होंगी। ती लवकरच येणाऱ्या पावसाची पूर्वसूचना असते। मतलब उनका केकारव मतलब उनका चिल्लाना, टाहो फोड़ना, इसका मतलब क्या होता है कि जल्दी ही बारिश शुरू होने वाली है। तो इसकी पूर्व सूचना दी जाती है, पहले से ही लोगों को आगाह किया जाता है, किसानों को आगाह करता है परिंदा कि बारिश शुरू होने वाली है। वर्षा ऋतु हा आनंदाचा काल आहे और बारिश का मौसम जो है सबके लिए खुशी का मौसम रहता है, खुशी का समय रहता है, क्योंकि बारिश मालूम है अपने को पीने लायक पानी जो है सिर्फ बारिश के ज़रिए ही मिलता है। तो जाहिर सी बात है बारिश का इंतज़ार हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, तळ्याची पाळ, हिरवीगार कुरणे, देवालयाची उंच शिखरे, नदी नाले, ओहळाचे काठ ही यावेळी मोराच्या स्वैरविहाराची स्थाने असतात। अभी बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डार्क की हूँ और ऐसे सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मोराच्या स्वैरविहाराची स्थाने, तो मतलब मोर खुशी से कहाँ कहाँ टहलता है। विहार करने मतलब टहलना, घूमना, भटकना, मतलब जैसे खुशी से स्वच्छंदी भटकने, इस तरह से भी उसको बोला जाता है। तो कौन कौन से इलाके में मोर ज़्यादातर के घूमता है, तो यहाँ पे पहला बताया गया है तळ्याची पाळ। तळ्याची पाळ मतलब जैसे कोई तालाब होगा, तालाब का किनारा होगा वहाँ पे। फिर नेक्स्ट, हिरवीगार कुरने। हिरवीगार कुरने इसका मतलब होता है, हिरवीगार मतलब हरे और कुरने मतलब जैसे खेत की ज़मीन रहती है बेटा, खेत रहता है, हरे भरे खेत रहते हैं, तो उसमें ये मोर पाए जाते हैं। मतलब मोर को वहाँ पे घूमना अच्छा लगता है। फिर देवालयाची उंच शिखरे, देवालय मतलब मंदिर उसको बोला जाता है बेटा। तो मंदिर के जो शिखर रहते हैं, शिखर मतलब ऊपर की जो चोटी रहती है, मंदिर का जो ऊपर का घुम्मट रहता है बेटा, तो उसको शिखर बोला जाता है। तो यहाँ पे भी मोर बैठते हैं, वहाँ पे मोर पाए जाते हैं। नदी नाले ओहळाचे काठ मतलब नदी किनारे,
या पानी का जो नाला रहता है, ओहड़ ओहड़ मतलब बहता हुआ पानी जैसे झरने के जैसा रहता है, तो इस किनारे के ऊपर मोर जो है वो क्या करता है, स्वैर विहाराची स्थाने असतात, मतलब मोर यहाँ पे टहलता है, घूमता है। तो घूमते वक्त ये जो इलाके हैं ये उसके पसंदीदा इलाके घूमने के हैं। मोर नेहमी आपल्या निवासस्थानापासून अर्धा ते 2 किलोमीटरच्या परिसरात वावरतो। अभी नेक्स्ट बताया गया कि ये जो मोर है हमेशा उसका जो घर रहता है, उसका जो घोंसला या जो जहाँ पे जो पेड़ पे वो रहता होगा या जहाँ पे उसने अपनी जगह बनाई है रहने की, तो वहाँ से वो आधे किलोमीटर से 2 किलोमीटर के एरिया में ही, परिसरात मतलब इलाके में ही वो क्या करता है, घूमता रहता है। मतलब अगर सपोज अचानक से किसी का मतलब कोई भी दुश्मन उन पे मतलब हल्ला बोलता है तो वो तुरंत अपने घर पे आ सकता है, पहुंच सकता है अपनी हिफाजत के तौर पे। तो वैसे यहाँ पे बताया गया है कि अपने घर से वो आधे किलोमीटर से 2 किलोमीटर के दूरी तक के घूमता रहता है। चारा सापडेल त्याप्रमाणे तो फिरतो, और जहाँ पे उसको चारा, चारा मतलब खाना, खाना मतलब बेटा यहाँ पे घास वगैरह जो है, तो जहाँ पे उसको अपना खाना मिलेगा उस हिसाब से वो घूमता रहता है। तो आपला चारा दिवसात शोधतो, मतलब वो अपना जो खाना है जो भी है वो दिन में ही उसको ढूंढ लेता है, दिन में ही ढूंढ के रखता है। काळोख पडण्यापूर्वी तो आपल्या जागेवर येऊन पोहोचतो, और काळोख, काळोख मतलब अंधेरा पड़ने से या अंधेरा गिरने से पहले वो अपने जगह पे मतलब अपने घर पे आके पहुंच जाता है। नेक्स्ट, पहाट होताच मोर जागा होतो, जैसे सुबह सादिक होती है। पहाट मतलब क्या, सुबह सादिक, जैसे सुबह सादिक होती है तो मोर क्या होता है, जग जाता है बेटा। त्या झाडावर, ज्या झाडावर त्याने झोप घेतली असेल तिथूनच बसल्या बसल्या तो बांग देतो, और जिस पेड़ पे वो सोता है, जिस पेड़ पे उसका घर रहता है, जहाँ पे वो सोता है वहीं पे बैठे बैठे वो क्या करता है, बांग देतो। बांग देतो मतलब बेटा चिल्लाता है, जैसे टाहो फोड़ने बोला जाता है ना बेटा, तो वैसे वो चिल्लाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सुबह की फजर की नमाज़ होती है बेटा, तो नमाज के लिए अजान होती है, तो मराठी में अजान देने के लिए बेटा बांग देने ऐसे वर्ड है। ओके, तो वैसे ये जो मोर है जैसे सुबह उठता है तो जहाँ पे जिस पेड़ पे वो सोया हुआ रहता है तो वहीं पे वो बैठे बैठे क्या करता है, जोर जोर से चिल्लाता है। थोड्या वेळाने आपले पंख सावरून तो वरून खाली टेहळणी करतो, और थोड़े समय के बाद में वो क्या करता है, अपने परों को संभालता है। अभी अपने को मालूम है मोर के जो पर रहते हैं ना बेटा बहुत लंबे रहते हैं। आपको मालूम है कि मोर जब पर खोलता है तो एकदम ऐसे उसका जो पिसारा है तो वो बड़ा सा बनता है, तो जाहिर सी बात है मोर के पर लंबे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने परों को सावरून, सावरून मतलब इकट्ठा कर लेता है, यहाँ वहाँ फैले होंगे तो उसको इकट्ठा कर लेता है, और ऊपर से ही क्या करता है, टेहळणी करतो। टेहळणी करना मतलब मागोवा घेने, मतलब ऊपर से ही देखता है कि कहीं पे कुछ मुझे खतरा तो नहीं है ना, ऊपर से ही देखता है। सूर्योदयापूर्वी आधा तास तो झाडाखाली उतरतो, आणि सूर्योदय होने से पहले मतलब सूरज निकलने से पहले आधे घंटे पहले वो क्या करता है, ऊपर पेड़ पे से नीचे ज़मीन पे आ जाता है, झाडाखाली उतरतो। पाळीव मोर असेल तर ज्या ठिकाणी लोक त्याला दाणे घालत असतात त्या ठिकाणी न चुकता तो नेमक्या वेळी येतो, और जब कोई पालतू मोर रहता है, जिस घर में मोर को पाला जाता है ना, तो वो मोर क्या करता है, जो लोग उसको खाना देते होंगे, दाने, दाने मतलब अनाज देते होंगे, तो वो अनाज खाने के लिए, वो खाना खाने के लिए घालत असतात त्या ठिकाणी न चुकता तो नेमक्या वेळी येतो, और उसी जगह पे जहाँ पे उसको वो अनाज दिया जाता होगा, शायद आंगन में होगा या घर में कहीं पे रखा जाता होगा, तो वहाँ पे न चुकता मतलब बिना भूले, मतलब डेली का उसका जो भी टाइम रहेगा उसको पता है कि ये टाइम में मुझे यहाँ पे खाना मिलता है, तो बराबर से उस टाइम में उस जगह पे वो पहुँच जाएगा खाना खाने के लिए, वो अनाज खाने के लिए।
इतर अनेक पक्ष्यापेक्षा मोर मनुष्याच्या अगदी जवळ येऊ शकतो. इतर अनेक पक्षापेक्षा मोर मनुष्याच्या अगदी जवळ येऊ शकतो. मतलब दूसरे जैसे परिंदे हैं तो वो परिंदे इंसानों के नज़दीक नहीं आते, लेकिन ये मोर जो है इंसानों के नज़दीक आ सकता है. ओके, वो इंसानों से नहीं डरता है. बाकी दूसरे परिंदे भाग जाएंगे, जैसे हम लोग उनके नज़दीक जाएंगे तो उड़ जाएंगे, वैसे मोर नहीं उड़ता है, तो वो इंसानों के नज़दीक आ सकता है. सकाळी किंवा संध्याकाळी अंगणात दाणे टिपण्यासाठी येणारा मोर. मतलब सुबह या शाम में, सकाळ आणि संध्याकाळ मतलब सुबह या शाम. तो आंगन में जो उसके लिए अनाज डाला जाता है, दाने, दाने मतलब अनाज, जो भी होगा, चावल होगा, गेहूँ होगा, जो भी उसके लिए अनाज डाला जाता है, तो वो खाने के लिए, टिपण्यासाठी मतलब खाने के लिए वो क्या करता है, येणारा मोर. मतलब वो जब मोर आता है तो वो लहान मुलांच्या हातून केव्हा दाणे खाऊ लागतो ते ध्यानीसुद्धा येत नाही. देखो आगे बताया गया है कि सुबह और शाम के टाइम में आंगन में जो उसके लिए अनाज रखा हुआ रहता है, तो अनाज खाने के लिए मोर आता है. तो वो अनाज खाते खाते कभी कभार आंगन में बच्चे भी खेलते, तो बच्चे क्या करते हैं, अपने हाथों में उस अनाज को ले लेते हैं और मोर के पास या मोर की चोंच के पास उसको ले जाते हैं. तो मोर क्या करता है, आराम से उन बच्चों के हाथों से भी वो अनाज के दाने जो है वो खा लेता है. तो इस तरह से बेटा बताया गया है कि ये जो मोर है इंसानी बस्ती से या इंसानों से नहीं डरते हैं, बच्चों से नहीं डरते हैं, तो आराम से आके बच्चों के हाथों में से भी वो अपना खाना खा लेते हैं. मोराला राष्ट्रीय पक्षाचे स्थान दिल्याने त्याची जोपासना व्हावी. अभी इस मोर को क्या मिला है, राष्ट्रीय पक्षी मतलब कौमी परिंदा, इस तरह से एजाज़ मिला हुआ है. तो फिर हमें उसको क्या करना चाहिए, उसकी जोपासना व्हावी मतलब उसका संरक्षण करना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए, है ना, उसका हम लोग को पालन पोषण करना चाहिए. तो ये सारी बातें बताई गई है कि जाहिर सी बात है, एक कौमी परिंदा, ऐसे एजाज़, ऐसे पुरस्कार मिलने के बाद हमें उसका रक्षण करना चाहिए, हमें उसको संभालना चाहिए. मोराला राष्ट्रीय पक्षाचे स्थान प्राप्त झाल्याने आपल्या भारतवर्षात पक्षाविषयी प्रेम वाढीस लागेल अशी आशा वाटते. मतलब मोर को राष्ट्रीय पक्षाचे स्थान मिळाले, मतलब मोर को कौमी परिंदा ये जो ओहदा है वो ओहदा मिला. और उसी वजह से ऐसे उम्मीद है, आशा मतलब क्या, उम्मीद, ऐसे उम्मीद है कि अपने भारत में परिंदों के लिए जो भी जज्बात है, जो एहसासात है, जो प्यार मोहब्बत है, वो बढ़ जाएंगी. मतलब सिर्फ मोर के लिए ही नहीं, और भी परिंदों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए अपना भारत देश जो है, अपना मुल्क जो है वो हमेशा आगे रहेगा, ऐसे उम्मीद है, ऐसे लास्ट में बताया गया है. तो इस तरह से बेटा ये लेसन है. आई थिंक, मुझे लगता है कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. जितना हो सके उतना अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश की बेटा आप लोग के लिए. तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबाइए. थैंक यू.